अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरे ट्यूब फेलियर पे। ये हमारे पास जो एक्सरे ट्यूब का चैप्टर आपका चल रहा है उसका ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो एक्सरे ट्यूब फेलियर है ना आपका, एक्सरे ट्यूब फेलियर हमारे पास मोस्ट कॉमनली होता है फ्रॉम हीट प्रोडक्शन या हीट एक्युमुलेशन इन एक्सरे ट्यूब। ठीक है, एक्सरे ट्यूब में जो हमारे पास हीट की प्रोडक्शन होती है या हीट की एक्युमुलेशन होती है वो हमारे पास मोस्टली लीड करता है टू द एक्सरे ट्यूब फेलियर। ठीक है, एक्सरे ट्यूब फेलियर, एक्सरे ट्यूब बर्स्टिंग या कुछ भी आप कह सकते हो। एक्सरे ट्यूब बिल्कुल ख़राब हो जाता है, काम करने के लायक नहीं होता। ठीक है, तो अब ये हीट प्रोडक्शन कहाँ से आ रही है इन एक्सरेज? ये तो दो चीज़ों से आ सकती हैं। एक तो ये है कि हमारे पास जो एनोड है ना वो रोटेट हो रहा है, उसके रोटेशन से जो हमारे पास हीट प्रोडक्शन हो रही है ना, एक तो वो हीट हो सकती है। दूसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना फ्रॉम द कैथोड टूवर्ड्स द एनोड। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है दो चीज़ें लेके आता है। एक तो ये है कि ये हमारे पास 99% एबिलिटी होती है इसके पास हीट प्रोडक्शन की। ठीक है, हीट प्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। दूसरा जो है ना 1% इसके साथ एक्सरे की प्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। ये इलेक्ट्रॉन जब एनोड के साथ टकराता है तो 1% एक्सरे प्रोड्यूस करता है और 99% हीट की प्रोडक्शन करता है। तो कितना ज़्यादा हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है इन द एक्सरे ट्यूब। तो असल में हीट की जो प्रोडक्शन है या अकुमुलेशन है ये हमारे पास आती है इन दो तरीक़ों से। ठीक है, अब हम इस हीट को जो है वो कैसे डिसिपेट कर सकते हैं? इस हीट को हम डिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हीट की डिसिपेशन से हमारे पास ट्यूब फेलियर प्रिवेंट हो सकता है। अब हीट की जो डिसिपेशन है ना ये हम कर सकते हैं, हीट की डिसिपेशन हम कर सकते हैं 3 वेज से। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास है 3 वेज डिसिपेशन के है। नंबर फर्स्ट हमारे पास है रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन नंबर 6 है। नंबर 2 है, सेकंड नंबर पे है थर्मल कंडक्शन और थर्ड नंबर पे है थर्मल कन्वेक्शन। ठीक है, तो बारी बारी इनको समझ लेते हैं। पहले ये तो इनका बेसिक तो समझो कि ये होते क्या है। जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन आप किसी भी रेडिएशन, चाहे वो इंफ्रारेड हो, यूवी रेडिएशन हो, रेडियो वेव्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी वेव्स हैं, अगर वो हमारे पास इमिट हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। किसी भी सरफेस से हमारे पास इमिट हो रहे हैं ड्यू टू हीट, वो सरफेस हम हीट करते हैं और इससे वो रेडिएशन इमिट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। वो हमारे पास फिर स्पेस में या वैक्यूम में फ्लो करती है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है वो है कंडक्शन। कंडक्शन जब हम दो बॉडीज़ को आपस में टच करते हैं ना, इस तरह दो बॉडीज़ को इस तरह आपस में टच करते हैं, एक हमारे पास हीट होता है, दूसरा हमारे पास कोल होता है। अब ये जो हीट बॉडी है ना जिसको हीट मिली है, इसका हीट इस तक जो है वो कंडक्ट हो जाए, लेकिन जब ये हमारे पास टच हो, अगर इन टच नहीं होंगे तो हमारे पास कंडक्शन नहीं हो सकता। कंडक्शन हमेशा उन दो बॉडीज़ के दरमियान होगा जो टच होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्शन हो गया। तीसरा हमारे पास है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हम कहते हैं जब फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एयर की 2 पार्टिकल्स हैं, ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला, ये रेड वाला हमारे पास हीट अप है। अब ये जो है ना एयर में फ्लो करता है, ये हीट है, ये एयर में फ्लो करता है, टकराता है इससे या इसको मैसेज दे देता है कि चलो तुम भी हीट हो जाओ ताकि मैं थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा मेरी जो हीट है वो कम हो जाए, थोड़ी सी तुमने 50% 60% इसको दे देता है। तो ये हीट डिसिपेशन के हमारे पास 3 वेज है। अब एक्सरे ट्यूब में ये हम कैसे अप्लाई करते हैं? एक्सरे ट्यूब में हमारे पास ये किस तरह जो है हीट डिसिपेशन करता है। अगर आप इधर डायग्राम को देखें ना तो डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है पूरा एक्सरे ट्यूब। ये हमारे पास है ट्यूब हाउसिंग, ये हमारे पास मेटल इनक्लोजर, ये हमारे पास है कैथोड, ये हमारे पास है एनोड, ये है रोटर, ये है स्टेटर। मैं सब कुछ पहले से पढ़ा चुकी हूँ। मेरी जो है ये वीडियो पोस्ट करें और इसकी सारी की सारी लेबलिंग आप खुद करें। ठीक है, जो ज़रूरी था वो मैंने खुद कर दिया। सही है, ये इंसुलेटिंग ऑयल है। अब होता यह है कि रेडिएशन, सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि रेडिएशन इसमें किधर है।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से आके एनोड में टकराते हैं, एनोड की सरफेस पे टकराते हैं। एनोड का जो सरफेस है ना, यहाँ पे हमारे पास एक्सरेज की प्रोडक्शन और हीट की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, एक्सरे प्रोडक्शन और हीट की प्रोडक्शन हो जाती है। हीट हमारे पास 99% और एक्सरे प्रोडक्शन हमारे पास होता है 1%। अब एक्सरेज प्रोड्यूस हो गए, वो जाते हैं टू द पेशेंट एंड टू द इमेज रिसेप्टर, वो तो चलो हो गया। लेकिन जो हीट है ना 99%, इसमें हमारे पास जो है इस 99% पे फिर हमारे पास 90 to 95% हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो इंफ्रारेड रेडिएशन जाके या तो मेटल इनक्लोजर से टकराते हैं, या यहाँ कैथोड से टकराते हैं, या यहाँ पे हमारे पास फोकसिंग कप होते हैं उनसे, या यहाँ पे ऑयल, इंसुलेटिंग ऑयल के ज़रिए ट्यूब हाउसिंग तक चले जाते हैं और फिर बाहर रूम से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट था रेडिएशन, तो वो इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखें कि रेडिएशन जो होती है हमारे पास, एक थर्मल रेडिएशन होती है, हीट डिसिपेशन का एक बेस्ट वे है। ये हमारे पास सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला डिसिपेटर है, ये हमारे पास रेडिएशन है, और वो भी इंफ्रारेड, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है वो कंडक्शन। अब एनोड हमारे पास हर वक्त गर्म रहता है, हर वक्त रेड रहता है। क्यों रेड रहता है? क्योंकि हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर रहा है ना। अब ये हमारे पास रेड है, इसके साथ इन टच में क्या है, शाफ्ट है, और यहाँ पे हमारे पास रोटर है। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर से बना हुआ है ये शाफ्ट, तो ये भी मेटल है, एनोड भी हमारे पास टंगस्टन है, मेटल है। तो मेटल एक दूसरे से इन टच है। मैंने पहले भी बोल दिया कि कंडक्शन दो बॉडीज में होगी, लेकिन जो इन टच होंगे। अब ये जो एनोड होता है ना, ये हमारे पास हीट दे देता है, किसको दे देता है, रोटर को, क्योंकि इन टच है। रोटर हम शाफ्ट को, शाफ्ट हमारे पास रोटर को दे देता है। इस तरह मेटल इनक्लोजर जो है ना, मेटल या ग्लास इनक्लोजर, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है टूवर्ड्स। मैंने पहले भी इसकी कंस्ट्रक्शन बताई थी कि स्टेटर और रोटर के दरमियान हमारे पास क्या होता है, मेटल या ग्लास इनक्लोजर। अब मेटल और ग्लास इनक्लोजर तक हीट पहुंच गई है। ये हमारे पास इधर तक जो प्रोसेस हुआ, ये हीट डिसिपेटर का कौन सा टाइप है, ये है कंडक्शन। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किस तरह होता है, इधर से ही कंटिन्यू करते हैं। स्टेटर हमारे पास हीट अप हो गया, और जो है मेटल इंक्लोजर हमारे पास हीट अप हो गया। अब स्टेटर और मेटल इंक्लोजर के साथ जो इन टच है वो क्या है, इंसुलेटिंग ऑयल। इंसुलेटिंग ऑयल का बस यही एक रीज़न है प्रेजेंस होने का बिटवीन द ट्यूब हाउसिंग और मेटल इंक्लोजर के। ये हमारे पास क्या करता है, हीट डिसिपेशन करता है। ये हीट को कैचअप कर लेता है और दे देता है किसको, ट्यूब हाउसिंग को। ट्यूब हाउसिंग किसको देता है, जो हमारे पास रूम एयर है, वहाँ पे जितना भी एयर है ना रूम में, उधर चला जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल को मिल गया हीट, ये पार्टिकल चला जाता है, दूसरे को मैसेज दे देता है कि भाई तुम ले लो, ये फिर तीसरे को चला जाता है, फिर इस तरह सारी रूम में जो है ना हीट डिसिपेट हो जाता है, हीट डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ 3 वेव्स जो हीट डिसिपेशन है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था ट्यूब फेलियर का जो है हीट डिसिपेशन की 3 तरीके। अब पढ़ते हैं कि ट्यूब फेलियर के काजेस क्या हैं। असल में ट्यूब फेलियर जो है वो होता किन किन तरीक़ों से, क्यों होता है, हमारे पास किन किन तरीक़ों से हमारे पास होता है। एक्सरे ट्यूब में ऐसा क्या होता है कि एक्सरे ट्यूब फेलियर हो जाता है। अब आ जाते हैं काजेस पे। तो काजेस में जो मोस्ट कॉमन काज है ना, मोस्ट कॉमन और जो जिसकी वजह से हमेशा हमारे पास ट्यूब फेलियर होता है, जो बेसिक काज है वो है हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट बर्नआउट। अब टंगस्टन फिलामेंट बर्नआउट क्यों होता है या मेल्टिंग इसकी क्यों होती है, क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट की का जो है वो 3740 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसके बावजूद भी ये हमारे पास बर्न आउट होता है। क्यों होता है, एक तो इसका मेन रीज़न है डायरेक्ट एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फिलामेंट को देने हैं 5 मिली एम्पेयर, लेकिन हम उसको डायरेक्ट 5 मिली एम्पेयर दे देते हैं ये एक्सपोजर, जिसकी वजह से इसका जो हीट है वो डायरेक्ट जो है ना वो राइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये बर्न आउट भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर।
अगर 5 मिली एम्पेयर दे रहे हैं लेकिन फॉर टाइम जो है ना, फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकेंड है या 2 मिली सेकेंड है, हम इसको 10 मिली सेकेंड के लिए या 30 मिली सेकेंड के लिए दे देते हैं, तो हमने जो है एक्सपोजर का टाइम क्या कर दिया, प्रोलॉन्ग कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, बर्न आउट हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ फॉर एग्जांपल 1 मिली एम्पेयर दे दें, ताकि ये हमारे पास स्लोली हीट अप हो जाए। सही है। अगर बगैर वार्म अप के हम किसी भी मशीन को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है, टंगस्टन फिलामेंट बर्न आउट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास ट्यूब फेलियर होगा। ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास है ना मोस्ट कॉमन, वो है हमारे पास लीकिंग। लीकिंग किस तरह हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक ट्यूब है, उसमें या तो कहीं पे ब्रेकेज है या कहीं पे होल्स है, तो वहाँ से क्या होता है हमारे पास, तो एक्सरे ट्यूब जो है वो हमारे पास वैक्यूम है ना, तो वहाँ से हमारे पास गैस आ सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ट्यूब फेलियर हो सकता है। किस तरह ये डिस्टर्बेंस काज कर सकता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है टूवर्ड्स द एनोड तो ये हमारे पास डिस्टर्बेंस काज करेगा, इसके जो है वे में रेजिस्टेंस काज करेगा। ठीक है। थर्ड नंबर जो है ना हमारे पास वो है एनोड क्रैकिंग। एनोड क्रैकिंग जो है ना हमारे पास मोस्ट कॉमनली होता है इम्प्रॉपर वार्मिंग। पहले भी मैंने बताया कि हम पहले वार्म अप करते हैं किसी भी मशीन को हम वार्म अप करते हैं कम एम्पेयर से, फॉर एग्जांपल 1 मिली एम्पेयर या 1 मिली एम्पेयर से कम हम देते हैं मिली एम्पेयर्स, तो हमारे पास ये जब वार्म अप हो जाता है उसके बाद हम फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है एम्पेयर ज़्यादा कर देते हैं। सेकेंड, जब हम इसको हाई एमएज दे देते हैं, जब इसको हम हाई एमए देते हैं, फॉर एग्जांपल चाहिए 5 मिली एम्पेयर लेकिन हम 10 मिली एम्पेयर 20 मिली एम्पेयर इतना दे देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, एनोड क्रैकिंग या पिटिंग हो सकती है। पिटिंग जिसमें वो जो ऐसे ग्रूव्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है। चौथे नंबर पे जो हमारे पास है वो है इम्बैलेंस रोटर। इम्बैलेंस रोटर किस वजह से होता है, जो हमारे पास रोटर होता है ना, ये भी एनोड का एक पार्ट है, इसमें हमारे पास होते हैं बेयरिंग्स। बेयरिंग्स क्या करते हैं, ये हमारे पास जो एनोड है ना उसको हमारे पास स्मूथली करता है, स्मूथ रोटेट करता है, फ्रैक्शन जो है उसका कम करता है, फ्रैक्शन लेस करता है उसका, ताकि वो उसका रोटेशन जो है अच्छे तरीके से हो जाए, स्पीड उसका जो है वो ज़्यादा करता है विदाउट एनी हीट प्रोडक्शन, और इसका जो है लाइफ टाइम जो है ट्यूब का या एनोड का लाइफ टाइम इंक्रीज़ करता है। तो बेयरिंग के काफ़ी फंक्शंस हैं, लेकिन अगर बेयरिंग हमारे पास डैमेज हो जाए हीट की वजह से या किसी भी वजह से, तो क्या होता है, इम्बैलेंस रोटर हो जाता है, रोटर में हमारे पास इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ट्यूब फेलियर हो सकता है। फिफ्थ नंबर पे जो है हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन आर्किंग। ये हमारे पास है एनोड, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टूवर्ड्स द एनोड, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर इसके रास्ते में रुकावट बन रही है, आप कंसिडर कर ले फॉर एग्जांपल गैस है, अगर ये गैस से टकराई, गैस ने इसे वापस या तो कैथोड की तरफ ले गई या ये हमारे पास मेटल इनक्लोजर अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इससे टकरा गई, तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है, ये आर्क टाइप इसने शो किया ना, आर्क टाइप जो है एक वो बना ली, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, ट्यूब फेलियर हो सकता है। तो ये 4-5 रीज़न थे मेन हमारे पास किसके, ट्यूब फेलियर के। इन रीज़न्स को आप ज़रूर याद रखें। बाकी जो 3 डिसिपेटिंग वेस्ट थे ना हीट के, वो भी आप अपने जहन में याद रखें। ठीक है। ये चैप्टर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्कैटर रेडिएशन, इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।